एरिन को टाइटन के द्वारा खा जाने के बाद आर्मिन अपने होश खो बैठता है। तब कॉनी उसे होश में ले आता है। उसके होश में आते ही वह जोर जोर से चीखने लगता है। वह कहता है, तुम बेकार हो, आखिर तुम क्यों मर गए। दरअसल आर्मिन ऐसा खुद को कह रहा होता है क्योंकि उसकी टीम के सभी लोग मारे जा चुके थे और एरिन भी उसे बचाते हुए मारा गया था। कॉनी समझ नहीं पाता कि आर्मिन ऐसा क्यों कह रहा है। वह उससे पूछता है कि सब लोग कहाँ पर है, जिसमें यमीर कहती है, अपने आसपास देखो, यहाँ पर कोई नहीं। इसका यही मतलब है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और हम अपना समय यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सुन कॉनी गुस्सा होने लगता है। वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे आर्मिन को ऐसा क्यों छोड़ते। जिसमें वह कहती है, टाइटन किसी मरे हुए कचरे को खाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे भी जब इतने टाइटस हमला करे तो आम लोग तो वैसे ही मर जाते हैं। एरिन और बाकियों ने तो कोशिश की होगी, लेकिन वे लोग मारे गए। यमीर की इन बातों से कॉनी अब और भी ज्यादा भड़क उठता है और इससे कि वे दोनों आपस में लड़ नहीं लगते, उनके बीच पर क्रिस्टा आ जाती है और दोनों को बीच में ही रोक देती है। क्रिस्टा को देख यमीर का मूड अचानक से चेंज हो जाता है। वह हंसते हुए उससे कहने लगती है, इस लड़ाई के बाद हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इधर कॉनी आर्मिन को संभालता है और उससे यहाँ से चलने की बात करता है, लेकिन आर्मिन उससे कहता है, मेरे कारण जो भी परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं अपनी मौत का सामना खुद ही कर लूंगा। और वहां से बिना किसी सहारे के वह निकल जाता है। तो वहीं कॉनी को अब अपनी टीम के साथ रहना पड़ता है। आर्मिन मन ही मन सोचता है, ये दुनिया अभी नर्क नहीं बनी है, ये पहले से ही नर्क थी, बस मैं उसे पहले से ही नहीं देख पाया। जिसके गुनहगार वे सभी लोग हैं। हमेशा ताकतवर कमजोर पर वार करते आया है, लेकिन उसके दोस्तों ने हमेशा कोशिश की उसकी मदद करने की। इसलिए वे हमेशा ताकतवर बनना चाहते थे ताकि वे आर्मिन को हमेशा बचा सके। वे उसे कमजोर मानते थे जिसे हमेशा मदद की जरूरत होती थी, लेकिन आर्मिन भी उनकी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता था, ठीक उन्हीं की तरह। तभी आर्मिन का हुक दीवार पर ठीक से नहीं लगता, जिस कारण वह नीचे गिर जाता है। वह रोते हुए कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, एरिन भी उसे बचाते हुए मारा गया। तभी आर्मिन पास ही किसी के रोने की आवाज सुनता है। वह हाना होती है, जो कि अपने हस्बैंड को सीपीआर देकर उठाने की कोशिश कर रही थी। वह आर्मिन को देखकर उससे कहती है, आर्मिन मेरी हेल्प करो, फ्रांस सांस नहीं ले पा रहा है। और वह उसे लगातार उठाने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रांस का आधा शरीर टाइटन खा चुका है, लेकिन हाना यह बात मानने को रेडी नहीं थी कि वह जा चुका है। यह देखकर आर्मिन उससे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती। आर्मिन के अंदर अब और ऐसा देखने की हिम्मत नहीं थी। वह कहता है, ये नर्क है। दूसरी तरफ दीवार के पास लोगों की भीड़ जमा थी। वे सभी लोग इस शहर को छोड़ वॉलरोस में जाना चाहते थे, लेकिन डीमो नाम का एक व्यापारी अपने कीमती सामान के साथ उसी दरवाजे पर खड़ा होता है, जिस कारण लोग उस पार नहीं जा पा रहे थे। तब वे लोग पास ही खड़े एक सोल्जर से कहते हैं कि वह उस व्यापारी को अपना सामान हटाने को कहे, जिसमें डीमो गुस्से से उसकी ओर देखने लगता है और वह उससे कहता है, तो हाथ लगाकर दिखाओ, मैं इस शहर की मर्चेंट एसोसिएशन का बॉस हूँ, जो कि तुम सब लोगों के खाने का खर्चा उठाता है। इसलिए जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करो, नहीं तो तुम सब सोल्जर्स के खाने के लाले पड़ जाएंगे। तब वह सभी को चिल्लाकर कहता है, ये गाड़ी तुम सब जानों की कीमत से भी ज्यादा कीमती है। जब तक ये गाड़ी यहाँ से निकल नहीं जाती कोई बाहर नहीं जाएगा, और जो भी इसे हटाने में मेरी मदद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तभी एक एबनॉर्मल टाइटन उनकी ओर तेजी से आने लगता है और अचानक से वहां पर हड़कंप मच जाता है। इससे पहले कि वह उन्हें नुकसान पहुंचा पाता, मिकासा वहां पर आ जाती है और उस टाइटन को खत्म कर देती है। तब सामने खड़ी भीड़ को देखकर वह थोड़ी हैरान सी होती है। वह उनसे पूछती है, ये सब क्या चल रहा है। तब डीमो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब इन गधों से कहो कि मेरी हेल्प करे, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। इन सारी बातों को सुन मिकासा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह कहती है, मेरे साथी वहाँ मारे जा रहे हैं और वे सभी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पर ऐसा कर रहे हो। जिस पर डीमो कहता है, यही तो उनका काम है जिसे वे भी जानते थे, तो चुपचाप अपना काम करो जिसके लिए तुमने सालों से ट्रेनिंग ली है। यह सुनकर मिकासा अब डीमो की ओर तेजी से जाने लगती है। वह उससे कहती है, इसमें कोई शक नहीं, लोग मारे जाते हैं, अच्छाई करते समय हमेशा प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इसके बाद भी किसी सोल्जर्स की लाइफ इतनी मामूली नहीं होती कि उसे आसानी से भुला दिया जाए। तभी डीमो भी कहता है,
तुम्हारा कमांडर मेरा पुराना दोस्त है, उससे कहकर मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा दूंगा। जिस पर मिकासा कहती है, ऐसा तभी होगा जब यहाँ एक लाश होगी। तब डीमो की बात सच करने मिकासा उसे मारने वाली होती है। मिकासा की ब्लेड डीमो की गर्दन में पहुंचते ही उसका साथी डीमो से सामान हटाने की बात करता है। तब डीमो को यह बात माननी पड़ती है और अपना सामान हटाना पड़ता है। उस गाड़ी के हटते ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब वह बच्ची और उसकी माँ मिकासा को धन्यवाद करती है। बदले में मिकासा उन्हें सैल्यूट कर वहां से चली जाती है और उसी समय तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिकासा का टीम लीडर यान मिकासा की तारीफ करता है, जिसमें वह कहती है, सिर्फ एक टाइटन को मारने में ही मैंने अपनी दोनों ब्लेड्स बर्बाद कर दी है, जिसका मुझे आगे ध्यान रखना होगा। तभी इयान मिकासा से पूछता है, आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी मिकासा अचानक ही अपने बचपन को याद करने लगती है। अब मिड इन्फॉर्मेशन कार्ड आता है, जिसके द्वारा हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिलती है, जिसमें हमें अल्ट्रा हार्ड स्टील ब्लेड के बारे में बताया जाता है। ये ब्लेड सोल्जर्स के लिए बनाई जाती है। इसके साथ ही ये ब्लेड सिर्फ फैक्ट्री टाउन में ही बनाई जाती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। इस समय मिकासा एरिन की मौत से अनजान होती है। अब हमें मिकासा की बैक स्टोरी बताई जाती है। मिकासा अपने माता पिता के साथ जंगल के किनारे छोटे से घर में रहते थे। मिकासा के पिता एक शिकारी थे, तो वहीं उसकी माँ उसे कढ़ाई बुनाई करना सिखाती है। वह बताती है, उनका यह काम पीढ़ियों से चलता आ रहा है और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उसे उन तक पहुंचाओगी। जिसमें मिकासा पूछती है, उसके बच्चे कैसे होंगे? जिसमें उसकी माँ कहती है कि यह तुम अपने पिता से पूछ लो। जिसमें मिकासा के पिता कहते हैं, मैं तो इस बारे में नहीं जानता, पर कुछ ही देर में डॉक्टर येगर यहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम उन्हीं से पूछ लेना, वे तुम्हें इसके बारे में जरूर बता देंगे। उसी समय उनके दरवाजे में कोई आ जाता है। बाहर ग्रिशा एरिन दरवाजे में एक साथ खड़े होते हैं। ग्रिशा यहाँ पर एरिन को समझाते हैं, यहाँ आसपास कोई भी बच्चा नहीं, तो मिकासा से अच्छे से पेश आना ताकि कोई तुम्हारा फ्रेंड बन जाए। लेकिन इस समय एरिन का एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड होता है, आर्मिन। ग्रिशा यहाँ पर काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें जवाब नहीं देता है। तब ग्रिशा खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सामने का नजारा देख ग्रिशा के पसीने छूट जाते हैं। मिकासा के माता पिता मरे पड़े थे, लेकिन वहाँ आसपास मिकासा नहीं थी। तब ग्रिशा एरिन से मिकासा को ढूंढने को कहते हैं, लेकिन मिकासा वहाँ पर नहीं होती है। तब ग्रिशा एरिन को वहीं रहने को कहते हैं जब तक कि वे एमपी को वहाँ पर ना ले आए। दूसरी ओर हम मिकासा को देखते हैं, जो कि कुछ कातिलों के सामने होती है, जिन्होंने उसके माता पिता की हत्या की थी। दरअसल दरवाजा पर आवाज आते ही मिकासा के पिता ने दरवाजा खोला था। तभी एक व्यक्ति ने अचानक ही उनके पेट पर चाकू मार दिया था, जिसे देख मिकासा की माँ उन पर कैंची से वार करने लगती है और मिकासा को वहां से भाग जाने को कहती है। लेकिन मिकासा डर के कारण वहां से हिल भी नहीं पाती और एक आदमी मिकासा की माँ को भी मार देता है। तभी एक कातिल चिल्लाता है, तुम्हें सिर्फ उस आदमी को मारने को कहा गया था, उस औरत को नहीं। दोनों के मर जाने के बाद मिकासा अब उन कातिलों के साथ अकेली होती है। यहाँ पर वे कातिल मिकासा को देख कह रहे होते हैं, यह दिखने में काफी अच्छी है, हम इसे बेचकर काफी मुनाफा कमाएंगे। मिकासा एक ओरिएंटल होती है और ऐसे कई लोग हैं जो कि हमें इसका ढेर सारा पैसा देंगे। यहाँ पर ये कातिल ओरिएंटल के बारे में बात करते हैं, जिस फैमिली के लोग बाकियों के साथ यहाँ पनाह लेने आए थे। वैसे इस फैमिली के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ मिकासा ही इकलौती बची है, लेकिन वह प्योर ब्लड नहीं होती है, इसलिए वे लोग उसकी माँ को भी जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि वे दोनों को एक साथ बेच ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी मिकासा को तेज ठंड का एहसास होने लगता है। एरिन उनके दरवाजे में पहुंच जाता है। तभी उनमें से एक एरिन के पास आता है। एरिन बताता है कि वह जंगल में खो गया है और जब उसने यह घर देखा तो वह यहाँ पर आ गया। तभी पीछे बैठा एक आदमी अपने साथी को उसे मारने का इशारा करता है। तब वह आदमी एरिन से कहता है, तुम जैसे छोटे बच्चों को यूं अकेला नहीं घूमना चाहिए, कोई भी जानवर तुम्हें आसानी से मार सकता है, आओ हमारे साथ रहो। तभी हम देखते हैं कि एरिन के हाथ पर एक चाकू है। आगे वह आदमी कहता है, मैं और मेरा मित्र तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और इससे पहले कि वह अपना आखिरी शब्द पूरा कर पाता, एरिन उसी चाकू से उस कातिल का सीना चीर देता है
और तुरंत ही वह दरवाजा बंद कर देता है। दूसरा कातिल उसे मारने उसके पीछे दौड़ता है। तब एरिन एक चाकू को एक झाड़ू में बांधकर उसे भी मार देता है। एरिन इस समय बेहद गुस्से में होता है और वह बार बार उस आदमी को चाकू से मारने लगता है और वह गुस्से में कहता है, तू एक जानवर है और तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा, तुझे मरना ही होगा। तब एरिन मिकासा से कहता है, ये दोनों मर चुके हैं, अब तुम सेफ हो। वह उसे आज़ाद करता है और बताता है कि वह ग्रिशा का बेटा है और वह पहले ही उसके माता पिता से मिल चुका है। और जब वे लोग चेकअप के लिए घर आए, जब उन्होंने देखा कि उसके माता पिता मर चुके हैं, तभी मिकासा को तीसरा कातिल याद आता है और वही कातिल अचानक उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह एरिन को जोर से लात मारकर उसका गला दबाने लगता है और वह कहता है, यह तुम ही हो ना जिसने यह सब किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। मिकासा के पास ही एरिन का वह चाकू पड़ा होता है। एरिन उससे कहता है, मारो या मरो, जीने का एक ही तरीका है, सिर्फ लड़ना। तब मिकासा एरिन का चाकू उठा लेती है, पर उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है, उसने यह पल पहले भी कई बार देखा है, जैसा किसी एक जानवर का दूसरे जानवर को मारना, उसके पिता का बतख का शिकार करना। वह समझती है ये एक बेरहम दुनिया है और अचानक से मिकासा शक्त हो जाती है। उसका शरीर उसके पूरे कंट्रोल में होता है, मजबूत, चौकन्ना, पूरी तरह से तैयार। और इस समय मिकासा कुछ भी कर सकती थी। वह खुद से कहती है, लड़ो, लड़ो, लड़ो। और अगले ही पल वह पूरी ताकत से उस पर वार करती है और उसका चाकू कातिल की पीठ से उसके दिल के आर पार निकल जाता है। सब कुछ होने के बाद एमपी के सोल्जर्स यहाँ पर जांच कर रहे होते हैं। तब उन्हें विश्वास होता है कि यह काम कोई छोटी बच्ची नहीं कर सकती, इसलिए उनके बीच में शर्त भी लग जाती है। आगे ग्रिशा एरिन को डांट रहे होते हैं क्योंकि उनके कहने पर भी एरिन ने उनकी बात नहीं मानी। उसे एमपी का वेट करना था, जिस पर एरिन कहता है उस समय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वह एमपी का वेट करता तो कातिल कब के भाग गए होते और उसे उसके किए पर कोई भी पछतावा नहीं। वे इंसान के रूप में भेड़िए थे जिनका मर जाना ही बेहतर था। ग्रिशा कहता है, तुम बहादुर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी तुम यूं ही खतरे पर नहीं डाल सकते। जिसमें एरिन कहता है, मैं सिर्फ मिकासा को बचाना चाहता था। तब मिकासा ग्रिशा से कहती है, मैं अपने घर कैसे जाऊं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी एरिन मिकासा की ओर आने लगता है और वह अपना रेड स्कार्फ उसे पहना देता है और कहता है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी ग्रिशा उसे अपने साथ रहने को कहता है। एरिन भी उसका हाथ पकड़ अपने घर चलने की बात करता है, जिस पर मिकासा मान जाती है। मिकासा ने कुछ ही समय पहले सब कुछ खो दिया था, लेकिन एरिन उसकी जान बचाता है, उसे लड़ने की हिम्मत देता है और उसे सब कुछ वापस मिल जाता है। अब कहानी वर्तमान में वापस आती है, जहां मिकासा टाइटन्स को बुरी तरह से मार रही होती है। वह बताती है, ये दुनिया एक बेरहम जगह है, अगर तुम यहाँ जीना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा। तब तक सभी लोग वॉलरूस के अंदर जा चुके थे। इयान मिकासा से दीवार के ऊपर चलने की बात करता है, लेकिन मिकासा फ्रंट गार्ड की हेल्प करने निकल जाती है, जहाँ पर एरिन भी है। ये दुनिया बेरहम है, लेकिन जब तक एरिन उसके साथ है वह कुछ भी कर जाएगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।